तो इन दोनों चीजों को सीख कर आपको क्या समझ आई कि बिजनेस करनी चाहिए। वकील लेकिन बिजनेस करना तो बड़ा ही मुश्किल काम है, बड़ा मुश्किल काम है। अच्छा, इस बात में कितनी गहराई है, कभी करके देखा? तो फिर मुश्किल क्यों है? किया भी नहीं है फिर भी पता मुश्किल है। साइकिल चलानी आसान है, फिर आप चला कैसे लेते हो? मोटरसाइकिल चलानी आसान है, फिर आप कैसे चला लेते हैं? ये पेंसिल चलानी आसान है, फिर आप कैसे चला लेते हैं? बोलना आसान है, फिर आप कैसे बोल लेते हैं? तो दुनिया के अंदर चाहे कोई छोटा काम है चाहे कोई बड़ा काम है, उन दोनों को करने के लिए क्या करना पड़ता है? चाहे आप नौकरी कर लें चाहे आप कारोबार कर लें, दोनों के लिए क्या करना पड़ेगा? तो नौकरी करने के लिए भी सीखना है, 100 में से 10 रुपए कमाने के लिए भी सीखना है। तो 100 में से 10 कमाने के लिए जो सीखना है, तो फिर 100 में से 90 कमाने के लिए आपको भी सीखना है। तो जिस तरह आगे नौकरी के आगे जॉब के आगे टेरू उसकी टाइप्स आ जाती हैं, एग्जाम्स आ जाती हैं, इसी तरह जो अपना जॉब से हटके जब हम बिजनेस को अंडरस्टैंड करेंगे तो बिजनेस के अंदर भी उसकी कुछ टाइप्स, उसके मेथड्स, उसके तरीकाकार, मार्केट के अंदर जो बिजनेस चल रहे हैं उनके भी मेथड्स हमें अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले जो मार्केट के अंदर जो बिजनेस है उसको बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। कौन सा बिजनेस? ट्रेडिशनल बिजनेस। हाँ, या दूसरे लफ्जों में रवायती कारोबार। हाँ, इस कारोबार की टाइप्स क्या होगी? अच्छा, इसमें एक और चीज है, मैं वो आपको बता देता हूँ, ताकि जैसा कि मैंने बोला कि हमने जो सीखना है वो अपने सब्जेक्ट के हवाले से, अपने काम के लिहाज से, अपने अदारे की ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से, सिस्टम के लिहाज से हमने सीखना है। तो आपने स्टडी किया होगा तो दुनिया के अंदर 4 तरीकों से पैसा कमाया जाता है। तो पहले खाने वाले कौन से लोग हैं? एम्प्लॉय, इक्वार्टर्स, उसके अंदर कितने % लोग थे? और दूसरे सेल्फ एम्प्लॉय, ऐसे ही है, लोग कितने हो गए? और तीसरे खाने वाले थे 4%, जो खुद का बिजनेस ओनर्स। और जो बिजनेस ओनर्स है उनका काम करने का तरीकाकार है, वो किस तरह काम करते हैं? सिस्टम बना के, कोई निजाम बना के, कोई मेल फैक्ट्री वगैरह ETC या कोई फ्रेंचाइज बना के, ऐसे ही है। तो जो हमारा सिस्टम के अंदर काम करने का स्टाइल है वो है सिस्टम बनाकर, क्या करके? हाँ, खुद के बिजनेस ओनर्स या जो तीसरा खाना है सिस्टम वाला, उस टाइप से हमने सिस्टम के अंदर, इस दायरे के अंदर हमने काम करना होता है। तो सिस्टम बनाने के दुनिया के अंदर जो तरीके कार हैं जो चल रहे हैं, उनमें से एक तरीका को बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस। राइट सर, क्या बोला जाता है? ट्रेडिशनल बिजनेस, रवायती कारोबार। अब इसके अंदर क्या आएगा? एग्जाम्पल के तौर पर जिस तरह एक फैक्ट्री है, फैक्ट्री बनाने के लिए आपके पास कम से कम 5 साल और 5 करोड़ रुपया चाहिए। कितने पैसे? 5 साल से 5 करोड़। अब उसके लिए करना 5 साल क्यों चाहिए, इतने पैसे क्यों चाहिए? तो आपको जगह चाहिए, जगह के अंदर फिर बिल्डिंग चाहिए, बिल्डिंग डिजाइनिंग, लेआउट वगैरह तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आगे आ जाएगी मशीनरी, ऐसे ही नहीं? और मशीनरी से आगे फिर चाहिए लेबर, 200-400, कम से कम 500-1000 बंदा,
ऐसे ही है। इसके बाद फिर जो काम है, जो सेल है, जो चीज बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उसका ऑर्डर चाहिए। ऐसे ही है नहीं? आप इसके खदशात क्या हैं, खदशात को समझें। वेल्डिंग का प्रॉब्लम टूटने का, मशीनरी खराब होने का मसला, आग लगने का मसला, लेबर की तनख्वाहों का मसला, जो प्रोडक्ट बनाई है उसको रजिस्टर करवाने का मसला, बिल, बिजली, गैस वगैरह एटीसी देने का मसला, ये सारा कुछ देने के बाद जो आपका बचेगा फिर वो मुनाफा, जो भी बचे। लेकिन यहाँ पे सिस्टम बनाने का क्या तरीका है? 5 साल 5 करोड़ चीजा, एक खदशात, फिर जो बचेगा मुनाफा। किस किस के पास 5 करोड़ है? कोई नहीं। इसका मतलब है हम ट्रेडिशनल बिजनेस कर सकते नहीं है। ऐसे ही है, आप इस कैटेगरी में नहीं है, ऐसे ही है। लेकिन मार्केट के अंदर जो लोगों के पास है वो तो कर रहे हैं ना जी। लेकिन मेरे वाले लोग हैं, फैक्ट्री वाले लोग हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे पास नहीं है तो मार्केट में कोई कार्य नहीं रहा। लेकिन इस कारोबार को, इस बिजनेस को, इस सिस्टम को बनाने के लिए वही लोग कामयाब हैं जिनके पास 5 साल 5 करोड़, या उनके पास किसी चीज जो ऐड करेंगे वो तजर्बा। ठीक है जी। अब मार्केट के अंदर ये दूसरा जो बिजनेस को बोला जाता है जी, फ्रेंचाइज बिजनेस। फ्रेंचाइज बिजनेस, फ्रेंचाइज बिजनेस जैसा कि नाम में जो है, ऐसे वो तमाम काम जो किसी फ्रेंचाइज से मुस्लिम को, जैसे KFC, मैकडॉनल्ड्स और बाटा, ETC, गोरमा बेकरी। अब इस काम को करने के लिए कम से कम 2 साल तो 2 करोड़, कम से कम कितने? 2 साल और 2 करोड़। जैसा कि इसमें क्या चाहिए कि इसमें आपको आज जैसे KFC है तो वो आपको ब्रांड मिल जाएगा। उसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कम से कम 1 करोड़ सिक्योरिटी देनी पड़ेगी मिनिमम। फिर जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होगी, फिर जो हम चीज देंगे वही आपने सेल करनी है, जो हमारी प्राइस होगी वही प्राइस पे आपने सेल करनी है। सारा वो कंप्यूटरी सिस्टम होगा, ऑनलाइन सिस्टम होगा। सिंपल समझें कि आपने इसके लिए भी आपको बिल्डिंग लेनी पड़ेगी, उसका रेंट, उसका बिल, जो 2 4 5 लोग रखे होंगे उनकी सैलरियां, ये सारा कुछ देना पड़ेगा। और करके जो फिर बचेगा वो आपका क्या होगा? मुनाफा। ठीक है जी। अब इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि KFC वालों का बर्गर आपने सेल करना है, उसमें से 5% या 10% आपकी कमीशन होगी। ठीक है जी। इसी तरह बाटा सर्विस है तो उसका भी यही तरीकाकार है कि अगर आप उसका कोई 3200 का शूज सेल करेंगे तो अगर 10% होगा तो वो 320 रुपए आपके आएंगे बीच में से। पहले बिजली, गैस, बिल्डिंग वगैरह वो सारे एक्सपेंस आपके, एक शूज बिक गया तो 320 बच गए। कितने % मिलेगा आपको? 10%। ठीक है जी। ज्यादा फॉलो कर रहे हैं? तो कौन कौन बंदा आप में से फ्रेंचाइज बना सकता है? यार आसान काम है, लोग कर नहीं रहे। 2 साल सिर्फ 2 करोड़ जी, एविडेंस कर सकते। अच्छा, मजे की बात ये है कि आप काम को समझे। दुनिया के अंदर ना 2 तरीके से सेल की जाती है। एक को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरे को बोला जाता है इनडायरेक्ट सेलिंग। जो तीसरा बिजनेस है उसको समझाने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। दुनिया के अंदर कितने तरीकों से सेल की जा रही है? एक को बोला जाता है डायरेक्ट सेलिंग और दूसरे को इनडायरेक्ट सेलिंग। और पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा शोबा है
वो है सेल का। राइट सर। चाहे कोई सुई है, धागा है, चाहे कोई पेंसिल है, मार्कर है, जूता है, कपड़ा है, एनेक्स है, एनिमल्स अल्फाज हैं, बुक्स हैं, या फिर एप्स है, टेक्नोलॉजी है, एटम बम है, टैंक है, जहाज है, हर चीज दुनिया के अंदर क्या हो रही है? सेल हो रही है। तो पूरी दुनिया के अंदर जो सबसे बड़ा काम है, कारोबार है, वो कौन सा है? सेल का। अब सेल को करने के हैं दो तरीके, एक इंडेक्स सेलिंग और दूसरी डायरेक्ट सेलिंग। अब इंडेक्स सेलिंग क्या होती है कि इसके अंदर जैसे कि कोई भी गैर मुल्की ब्रांड, जैसे आप ले लें कि कोका कोला है, कोका कोला एक गैर मुल्की ब्रांड है, ये पाकिस्तानी ब्रांड नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर इसकी कीमत हो 20 रुपए। कितनी? 20 रुपए। तो एक बंदा इसको खरीदेगा, पाकिस्तान लेवल के ऊपर रिपोर्ट करेगा। राइट सर। पाकिस्तान लेवल के ऊपर रिपोर्ट किया, उसने इसकी कीमत कर दी 25 रुपए। राइट सर। आगे ये डिस्ट्रीब्यूट करेगा सुपर लेवल के ऊपर। राइट सर। जिसकी कीमत हो जाएगी 30 रुपए। आगे इसी को जब आगे मजीद लेके चलेंगे जिला लेवल से ऊपर या डिवीजन लेवल के ऊपर, तो जो होलसेलर था उसने इसको खरीदा, इसकी कीमत हो गई 35 रुपए। फिर शॉपमैन आ गया या एडवर्टाइजमेंट वाले आ गए या ट्रांसपोर्ट का खर्चा आ गया। जैसे एडवर्टाइजमेंट आप अक्सर सुनते हैं, वो कहता पियो पेप्सी बदलो जमाना। तो बंदा पेप्सी पी पी के मैदा खराब कर लेता है, जमाना बदलता नहीं है। तो कहता है कोलगेट पेस्ट करो, लकड़ भी चुबा जाओ, टाइगर बिस्कुट खाओ, ऊपर शेर बन जाओ। तक वो टाइगर बिस्कुट खाने वाला बंदा तो ऊपर शेर नहीं बन रहा, जिसने रखे हैं वो बिल्ली भी नहीं बन रहा होता। ऐसे ही है। फिर वो कहता है सिगरेट पियो, पहाड़ी पे चढ़ जाओ। ताकि वो सिगरेट पीने वाले बंदे से हमारे ऑफिस की सीढ़ियां चढ़ी जा रही नहीं है। पर इससे ज्यादा और खतरनाक किस्म की मशहूरियां आती हैं, वो रीमा और कतरीना की मेरी खूबसूरती का राज। हाँ, और पप्पू माशाल्लाह लक्स लगा लगा के लक्स काला कर देता है। खूबसूरती का राज बनता नहीं है। ये बेसिकली क्या कह रहे हैं हमें? हमें मशवरा दे रहे हैं कि आप ये वाली चीज ले लो। ऐसा ही है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर पाकिस्तान की आबादी हो 30 करोड़, मतलब कि अगर ये सारा कुछ डालने के बाद खर्चे मर्चे डालें तो ये इसकी कीमत होगी 40 रुपए। यहाँ तक एक आइडिया के मुताबिक आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब चीज कितने की है? ये 40 रुपए दे कौन रहा है? अवाम। चीज थी 20 की, सेल कितने की हुई? 40 में से 20 के बाकी कितने बचे? ये 20 रुपए मुनाफा किसको जा रहा है? इन मिडलमैन को, इन एडवर्टाइजमेंट वालों को। अब 20 रुपए जो मुनाफा है, इसको जरा समझें कि पाकिस्तान की आधी एग्जाम्पल के तौर पे आप लगा ले, कितनी है वैसे? चलो ਅਸੀਂ घटा लेने हैं यार, ਅਸੀਂ 22 करोड़ कर लेने हैं। तो एक घर के अंदर अगर 5 लोग हैं तो कोई एक भी बोतल पीता होगा, सारे पीते हैं। चलो हम सबको छोड़े, सो अगर 1 करोड़ बंदा पिए, इतनी सिर्फ 1 करोड़ बोतल ओपन हो डेली बेस पर, एक ढक्कन ओपन हो किया 22 करोड़ में से 1 करोड़ बंदे ने, तो 1 करोड़ को ज़र्ब कर ले आप 40 के साथ, तो कितना हो गया? 40 करोड़ में से 20 करोड़ तो चला गया इस कंपनी को, बाकी 20 करोड़ कहां गया? राइट सर। थोड़े से पैसे इनको चले गए, इन्हें को पैसे इन्होंने चले गए।
आपने ये जुमला सुना ना, अमीर अमीर से अमीर तर होता जा रहा है राइट सर, और गरीब गरीब से गरीब तर होता जा रहा है। उसकी रीजन ये है कि गरीब की जेब से या आम बंदे की जेब से पैसा निकलता है तो वो रिटर्न होके वापस आता, लेकिन जब अमीर की जेब से पैसा निकलता है तो वो रिवर्स गियर लेके डबल होके वापस जाता है। अब डायरेक्ट सेलिंग ने क्या किया, या जो तीसरा आपको बिजनेस समझाने लगा हूं उसके अंदर क्या डिफरेंस है कि बोला कि अगर तो चीज है 20 की तो वाम तक जाएगी 20 की, अगर चीज होगी 500 की तो वाम तक, अगर चीज होगी 5000 की तो वाम तक। और ये जो बीच में मिडिल मैन है इनकी जगह दी जाएगी आम पर्सन को, और जब आम बंदा इनकी जगह पे शामिल हो जाएगा तो जो मुनाफा इन तगड़े बंदों को जाना था वो एक आम शहरी को जाएगा, एक आम पर्सन को जाएगा। इंडेक्स सेलिंग जो है ये सिर्फ 20% हो रही है। राइट सर, जो ये एडवर्टाइजमेंट करके ये खरीद के जो आगे चीजें सेल की जा रही हैं ये सिर्फ 20%। 80% जो चीजें सेल हो रही हैं वो उन लोगों से हो रही है जो रजिस्टर ही नहीं है, राइट सर, जेडे नाम ही घूमने। ठीक है जी, अब इनको हम डिस्कस करने से पहले तीसरे बिजनेस को डिस्कस करेंगे साहब। अब जो तीसरा बिजनेस है इसको बोला जाता है जी पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस। पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस, तीसरे बिजनेस का नाम। अब इसके लिए आपके पास पहले चलिए मैं आपको इसके खर्चात बता देता हूं, इसके बाद हम इसका तकमीला लगाएंगे। इसको आगाज करने के लिए आपके पास 5 साल तो बड़ी दूर की बात है, 5 दिन ही हो तो कोई टेंशन नहीं। पहले टाइम की इसके अंदर टेंशन वाली बात नहीं है। दूसरा, नो टाइम नो प्लेस, जगह आपके लेने की जरूरत नहीं है, कोई बिल्डिंग डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है, उसके बाद कोई मशीनरी की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको मशीनरी के बाद जो चीज बनानी है, मैन्युफैक्चरिंग करनी है, उस मैन्युफैक्चरिंग की भी जरूरत नहीं है। किसी लेबर्स को सैलरी देने की जरूरत, वो बिल बिजली गैस ETC वगैरह देने की जरूरत। इसलिए इसमें जो खर्चात हैं वो बहुत ही ज्यादा हैं। नो सर, हैं आपके कामयाब होने के। इसके अंदर बहुत ज्यादा खर्चात हैं, तो किस चीज के? आपके कामयाब होने के। तो फिर मुझे बताएं कि तीसरे बिजनेस के अंदर जो आप ये देख रहे हैं कि जिसके अंदर ये सारी टेंशन नहीं है और आप फिर भी सिस्टम बना सकते हैं, फिर भी निजाम बना सकते हैं, फिर भी इन दोनों तरह जो लोग अर्निंग कर रहे हैं इन तरीके कार के मुताबिक आप अर्न करने वाले अपने आप को बना सकते हैं। तो फिर इस बिजनेस का आगाज करने के लिए मैंने छोड़ दिया, तजर्बा मैंने छोड़ दिया, ये सारी चीजें मैंने निकाल दी। अब मैं एक रिक्वायरमेंट बोलता हूँ, एक नीड्स बोलता हूँ, वो पैसे की। क्या बात, पैसे की। तो फिर मुझे आप बताएं कि पैसे की रिक्वायरमेंट्स कितनी होनी चाहिए? जी चले मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। आप सारे सही कह रहे हैं, गलत आप में से कोई भी नहीं है। चले मैं इसको मजीद आसान करता हूँ। अगर इस कारोबार को, इस पर्सनल फ्रेंचाइज को करने के लिए जिसके अंदर ये खर्चात भी नहीं है, अगर इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 लाख की नीड हो, कितनी हो?
तो कौन कौन कर लेगा? सही दस रहे हो? चले कुछ लोग मेरी तरह के माड़े बंदे में बैठे हैं, हमने उनको भी साथ लेके चलना है। वैसे तो देखा जाए तो 5 लाख का वीजा अच्छा नहीं मिलता, और आप जो काम 5 करोड़ 2 करोड़ लगा के मिलता है, अगर उस नजरिए से देखें तो फिर तो 5 लाख कुछ भी नहीं है। लेकिन चले आप हमारे साथ आए हैं, आज आपको तीसरा भी रोज है, तो मेरी तरह से थोड़े हालात भी घाटे माठे नहीं। इंसान तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए 5 लाख को छोड़े, अगर इस कारोबार को करने के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर 2 लाख की जरूरत होती है, जब पहले वाले शायद रात हो गए 5 लाख वाले। अच्छा जी, कौन कौन 2 लाख कर देगा? चले जी माशाल्लाह, एक दफा अपने लिए भरपूर क्लैपिंग किया। आपके पास 2 लाख नाम भी हो तो वैसे तो अगर देखा जाए तो 2 लाख के अंदर पान वाला खोखा भी नहीं बनता। 2 लाख की भैंस भी आती, 2 लाख का 1 to 5 आता नहीं है, 2 लाख का रक्षा। हाँ, मतलब कि छोटे छोटे कारोबार से भी अटैच करें तो फिर भी इतने में ये कारोबारों के साथ अटैच हो रहा, बड़े कारोबारों के साथ तो हम अटैच ही नहीं कर रहे। अर्निंग बड़े कारोबारों वाली और अटैचमेंट हम छोटी छोटी चीजों के साथ भी कर रहे हैं, फिर भी समझ में आ रहा। इस काम को, इस बिजनेस को, इस पर्सनल फ्रेंचाइज में आने के लिए, इस इंडस्ट्री में शामिल होने के लिए आपके पास 2 लाख भी ना हो कोई टेंशन नहीं है। आपके पास ज्यादा से ज्यादा जितने पैसों की रिक्वायरमेंट्स है वो ज्यादा से ज्यादा जो बनते हैं वो 65 से 70 हजार कौन कर लेगा? अच्छा जरा ना मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है जब आप हाथ खड़ा करते हैं ना, कुछ तो मुझे लग रहा है कि कहते हैं कर लेंगे तो कुछ कह रहे हैं तो उतला ही जाने। और जैसे ना 3 चोर एक घर में चले गए ना चोरी करने के लिए, तो और चोरी करते करते उन्होंने देखा कि बर्तन मिला, उसमें खीर पड़ी हुई थी। उन्होंने कहा यार सारे सोए हुए हैं, चल खीर बाबा लग रहा है मजे दिए, क्यों ना हम थोड़ी खीर ही खा रहे। तो वो खीर खा रहे थे तो वो वहां पे भाई सोई हुई थी, खवातीन औरत भी सोई हुई थी, बुढ़ी भाई थी, और सुती पे था जनाब, मैंने कहा कि हाथ हो गया। तो उनमें चोरों में से एक बड़ा साथ वाला था, मैं कहा यार को शर्म करो, जिन्हें पकाई है वो मांग रही है तुसी ना देगी, अगर ये ना बनाती तो आज हमने थोड़े खानी थी, तो वो कब से बेचारी कर रही है। तो दियो वो सास वाले ने क्या किया कि वो चम्मच खीर का निकाला और उसके हाथ में रख दिया। अब वो खीर थी गरम, जब गरम खीर उसके हाथ पे लगी तो वो माई उठ गई। जब माई उठ गई तो उसने जनाब जल्दी से एक का बाजू पकड़ लिया, अब एक ऊपर छुप गया, एक 4 रुपए के नीचे छुप गया। अब माई पूछे दस तुसी कितने बंदे आए हो? वो आप उनको ले जाने। अब माई पूछे बताओ क्या क्या आपने यहाँ से चोरी किया है? बोले ऊपर ले जाने। पूछे तुम्हारा मकसद की सी? आके ऊपर ले जाने। और बोले आपको भेजा किसने है? वो आगे से बोले ऊपर जाने। और बोले तेरे साथ और कौन कौन है? वो तो ऊपर वाले जाने। और जो ऊपर था बंदा वो नीचे आया और 2 आके कहता कि मैनू सारा पता थल्ले वाले का सारा
ऐसे करके हाथ करते हैं ना जरा, कुछ तो सही कर लेते हैं ऐसे, और कोई कहता अच्छा, तो मुझे फिर यही लगता होगा ऊपर वाले जाने। और कुछ अभी भी ज़हनी तौर पर खर्च हो बड़ा ना महंगा काम, यकीन माने इतने में अच्छा खोता नहीं हो देता। और आप इतने पैसों के अंदर इंटरनेशनल लेवल के अदारे के अंदर आप बिजनेसमैन बन चुके हैं। जो पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस है इसको हम मजीद स्टडी करते हैं। इसको मजीद स्टडी करने के लिए इसकी थोड़ी बेस को सीखेंगे। इस फ्रेंचाइज बिजनेस को जो पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस के अंदर डिफरेंस है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जो पर्सनल फ्रेंचाइज है इसको टैक्सेल बिजनेस भी बोला जाता है, इसको नेटवर्क मार्केटिंग भी बोला जाता है, इसको वेलनेस इंडस्ट्री भी बोला जाता है, इसको हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री भी बोला जाता है, इसको एंटरप्रेन्योरशिप भी बोला जाता है। अब इसका जो आगाज है ये हुआ था जी 1855 के अंदर। कब आगाज हुआ? 1855 के अंदर। तो अब टोटल अगर देखा जाए तो तकरीबन 45 145 168 इयर्स का अर्सा हो गया है दुनिया के अंदर इसको मुतारफ हुए। दुनिया के अंदर मुतारफ होने की जो इसकी असल वजूहात थी वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर कर देता हूँ। जैसा कि कोई भी मुआलक है तो उसके अंदर हेल्थ का डिपार्टमेंट्स का अच्छा होना, एजुकेशन के डिपार्टमेंट्स का अच्छा होना, और उसके अलावा फिर उसके अदारों का, फोर्सेस का, डिपार्टमेंट्स का अच्छा होना, एटमी प्रोग्राम, एटमी जोहरी तवानाई प्रोग्राम्स, पैरामीटर्स का होना, और पांचवा जो पैरामीटर्स है वो है कि मेशर का भी बेहतर होना, इकोनॉमिक्स का भी अच्छा होना। ठीक है जी। अगर किसी मुल्क के अंदर ये पांचों पैरामीटर्स बेहतर हैं तो वो मुल्क कामयाब है। अमेरिका को चेक करके देख लो, इसके अंदर ये पांचों मौजूद है। चाइना के अंदर चेक करके देख लो, इसके अंदर ये पांचों मौजूद हैं। अब इस चीज को जब डिस्कस किया गया तो चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आपके सामने दो घर हैं, एक घर के अंदर नौकरी करने वाला बंदा और दूसरे घर के अंदर बिजनेस करने वाला। तो दोनों में से खुशहाल कौन सा होगा? आपको कैसे पता चला? क्योंकि उसका चक्का, उसका पहिया, उसका सर्कल बड़ा है। तो जिस तरह एक घर के अंदर बिजनेसमैन होने से घर खुशहाल हो जाता है, तो मुल्क के अंदर बिजनेसमैन लोग आ जाएं तो वो मुल्क क्या हो जाएगा? खुशहाल हो जाएगा। अब इस चीज को अंग्रेज का पंगा ये है कि हम सोचते हैं कि शाम को क्या मिलेगा, राइट सर, कल सानों की लपेगा। अंग्रेज आज का नहीं सोचता, वो आने वाले कल का सोचता है। अंग्रेज ने देखा कि आने वाले कल में अगर मैंने तरक्की करनी है, अपने मुल्कों को स्ट्रॉन्ग करना है, आगे बढ़ना है, तो जिस तरह बाकी पैरामीटर्स को मैंने ठीक किया है, इस तरह मेशर के भी पैरामीटर्स को मुझे दुरुस्त करना पड़ेगा। उसने अपने मुल्क की एजुकेशन को चेंज करके जॉब्स को निकाल के बिजनेस को डाला और एक टीम को बताया, गाइड किया, और वो टीम लोगों के पास गई, उनसे पूछा, डिस्कस किया, तो लोगों ने कहा जी बिजनेस बेटर है। तो फिर पूछा आप क्यों नहीं करें? तो एक इशू आया, वो इशू क्या था जी? नो मनी। हमारे पास पैसे नहीं है। और दूसरी टीम ने देखा कि जिनके पास पैसे हैं वो भी नहीं कारोबार कर रहे, तो उनसे पूछा कि आप क्यों नहीं कर रहे? तो कहा जी नो एक्सपीरियंस। तुम दो इश्यूज को हल करने के लिए, आसान करने के लिए, बेहतर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए जिस इंडस्ट्री ने जन्म लिया उसको पर्सनल फ्रेंचाइज बिजनेस या टैक्सेल बिजनेस कहा जाता है। अब इसमें जो काम करने का स्टाइल मैंने एक आपको बता दिया कि एक तो जो चीज जितने की है वो उतने की सेल होगी, और जो दूसरी चीज के जो नाम पसंद है, जो मशवरा दे रहे हैं
जो एडवर्टाइजमेंट की तरह काम तो कर रहे हैं लेकिन उनको फायदा हो रहा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनकी को जान पहचान को रिकॉर्ड को सर्टिफाइड को रजिस्टर्ड वो किसी के साथ मुंसलिक नहीं है। जैसा कि बाय एग्जांपल मैं आपको ये समझाऊं तो आप में से कोई ऐसा दोस्त जिसके पास जाती मोटरसाइकिल हो जी, खड़े हो जाइए आप। कौन सा मोटरसाइकिल है? 125। क्या नाम है आपका? साहिल। साहिल भाई कहाँ से हैं? सरगोदा से हैं। एग्जाम्पल के तौर पर साहिल भाई सरगोदा के हैं और मैं भी सरगोदा का हूँ। अब मैं और ये आपस में दोस्त हैं, मेरे और भी दोस्त हैं, लेकिन जिस तरह मेरे पास मोटरसाइकिल नहीं है, मेरे बाकी दोस्तों के पास भी मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन साहिल जो मेरा दोस्त है इसके पास मोटरसाइकिल है। अब मेरा दिल किया कि मैं भी मोटरसाइकिल लेता हूँ, मेरे पास पैसे भी आ गए हैं, घर वाले भी मान गए हैं, या मेरी पॉकेट में मुझे इजाजत भी दे दी है, तो मैं फिर किससे मशवरा करूंगा? क्यों? इसके पास मोटरसाइकिल है। तो मैंने साहिल भाई से पूछा कि बताएं मैं कौन सी मोटरसाइकिल किस कंपनी की लूं? कौन सी कंपनी की मोटरसाइकिल लूं? होंडा का लूं। कितने का आएगा? 2.5 लाख का। ठीक है जी। तो कोई यूनाइटेड की ना ले लूं? नहीं, वो अच्छी चीज है। वो चाइना चुना दी ना? क्यों? वो बेकार है, खराब हो जाती है। आपको कैसे पता है? मैंने यूज की भी। होंडा ठीक है, पक्की गल है। चलें जी, आपके कहने पे मैंने 2.5 लाख का होंडा 125 मिठाई थोड़ी इकट्ठी कर लेते हैं तो ताकि हम सारे खा लेंगे। अच्छा जी, अब जो मैं आपको चीज समझाना चाहता हूँ उसको समझिए। आपके कहने पर मैंने 2.5 लाख का 125 शोरूम आपका अपने नहीं, कंपनी नहीं। चले मैं मुद्दे पे आता हूँ। सही सही दास, 2.5 लाख में से तुझे कितने पैसे मिले? कुछ भी नहीं सर। झूठिया। सही दास, नहीं मिले सर। नहीं मिले? पक्की बात है जी, ये सही कह रहे हैं? नहीं मिले। लेकिन मुझे 2.5 लाख का मोटरसाइकिल लेके देने का मशवरा किसने दिया? 2.5 लाख का मोटरसाइकिल किसने लेके दिया? और एक मैंने सिर्फ 200 का साबुन बेचे हैं। मैंने पैसे ले? कोका कोले वाले ने पैसे ले? किस चीज के पैसे लिए? तो मशवरा तो साहिल भाई ने भी दिया है, लेकिन ये कह रहे हैं मुझे फायदा हुआ नहीं है। इस तरह हम फ्रिज, एसी, मोबाइल, जूते, कपड़े, अद्वियात, फूड सप्लीमेंट्स, एनिमल ETC छोटे मोटे सब के मशवरे देते हैं और फायदा किसी का भी हो रहा नहीं है। तो इस इंडस्ट्री ने क्या कहा? इस इंडस्ट्री ने कहा कि ये जो 80% लोग नामालूम बन के काम भी कर रहे हैं और फायदा भी नहीं ले रहे, जब ये मेरी इंडस्ट्री के साथ जुड़ जाएंगे, मेरे साथ रजिस्टर हो जाएंगे, लाइसेंस वाले बन जाएंगे और मेरे साथ यही काम जो आम लाइफ के अंदर ये पहले कर रहे हैं, जब यही काम मेरे साथ मिलके करेंगे तो जो लाख घर गाड़ी जो दूसरे लोगों के पास देके हैप्पी या खुश होते हैं, वही 2 साल के अंदर ये भी एंजॉय करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अब इसी के ऊपर से काम करने वाली अदर्स बन गई थी कंपनीज। इस असूल के ऊपर काम करने वाली क्या बन गई? कंपनीज। इन कंपनीज के अंदर एक कंपनी ऐसी है जिसके अंदर आप आज तीसरा रोल है, जिसको पूरी दुनिया के अंदर DNC के नाम से जाना माना। जैसा कि मैंने आते हुए आपको बताया कि आज के जो हमारे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि काम क्या हमारा कैसे करना है। तो आप जिस इंडस्ट्री के अंदर हैं उसको पर्सनल फाइनेंशियल बिजनेस भी कहा जाता है, उसको डायरेक्ट सेल बिजनेस भी कहा जाता है, उसको वेलनेस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, उसको हेल्थ वेलनेस इंडस्ट्री भी कहा जाता है, उसको एंटरप्रेन्योरशिप भी कहा जाता है। ये सारी चीजें जिस अदारे के अंदर हो रही है उसको बोला जाता है DNC। आप इसके जो ओनर्स का नाम है उसका नाम है मिस्टर ली जनिया। मिस्टर ली जनिया चाइना का ये रहने वाला है। हाँ, खाते पीते बंदों के अंदर इसका भी नाम आता है। जिस अदारे के अंदर इंडस्ट्री के अंदर आ बैठी है, इस ऑर्गेनाइजेशन का जो आगाज है चाइना के अंदर टेंजन सिटी है।
1955 में इसका आगाज हुआ। डेंजर सिटीज का इसका अपना हेडक्वार्टर्स है, 2 स्क्वायर किलोमीटर के ऊपर मुश्तमिल है। राइट सर। हमारी कंपनी के प्रोडक्शन प्लांट अपने हैं, रिसर्च सेंटर्स अपने हैं, लेबोरेटरीज अपनी है, मैन्युफैक्चरिंग अपनी है। ठीक है जी। 1955 में इसका आगाज हुआ और दुनिया के अंदर देखा जाए तो इसको 2.5 साल का अर्सा हो गया। अपना अच्छा काम करने की वजह से या अच्छा काम होने की वजह से अपने कंट्री से निकल के, चाइना से निकलकर दुनिया के अंदर अगर अब एक फिगर इस्तेमाल किया जाए तो ये गलत नहीं होगा कि 224 ममालिक प्लस रीजन का एक फिगर आता है। राइट सर। तो यहाँ तक हमारे अदारे का, कंपनी का काम या पैगाम पहुंच चुका है। और इन तमाम को अगर मद्देनजर रखकर इस इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए फैमिलीज की, खानदान की बात करें तो ये तकरीबन 4 करोड़ 70 लाख का फिगर आता है। जैसा कि यूरोप का एक इदारा है काउंसिल ऑफ यूरोप सी, उसने भी सर्टिफाइड किया हुआ है। और इसी तरह WFDS वर्ल्ड फेडरेशन ड्रग सेल एसोसिएशन वर्ल्ड का दायरा है, उसने भी सर्टिफाइड किया हुआ है। क्वालिटी और मेयार के लिहाज से दायरा ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसने भी सर्टिफाइड किया हुआ है। अमेरिकन दायरा FDA फूड ड्रग एसोसिएशन, उसने भी सर्टिफाइड किया हुआ है। और वर्ल्ड का दायरा है UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे वर्ल्ड लेवल्स के प्रॉब्लम्स का ये पार्लियामेंट है। वर्ल्ड लेवल्स के जो मसाइल होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको डिस्कस किया जाता है और उनका हल निकाला जाता है। और इसका दूसरा काम क्या होता है कि किसी रियासत को उसके कवायद के लिहाज से देखना, मद्देनजर रख के उसकी इक़दार, उसके एसेट वसाइल को देखकर उसको अलग मुल्क या मेंबरशिप देना। ठीक है जी, अलग मुल्क तस्लीम करना या उसको मेंबरशिप देना। तो अच्छा काम करने की वजह से एक तो मिसली जरियान को UNO दायरे ने, कौन से दायरे ने? UNO दायरे ने एक तो डॉक्टरेट की डिग्री से नवाजा हुआ है और दूसरा इसके अंदर एक अलग मुल्क जितनी तादाद की सूरत में काम करने वाले पर्संस के होने की वजह से और कंपनी के अपने इतने एसेट्स होने की वजह से UNO दायरे ने हमारी कंपनी को एक अलग मुल्क की हैसियत से आजादी फ्लैग से भी नवाजा हुआ है। अब इसी को अगर हम मजीद डिस्कस करें तो यही दायरा पाकिस्तान के अंदर 2002 में पाकिस्तान में आया। 2002 से 2003 के दरमियान रजिस्टर्ड हो गया। उस वक्त के जो सदर वो परवेज मुशर्रफ, वजीर आजम शौकत अजीज और पाकिस्तान के 3 बड़े दायरे हैं जी। एक का नाम SCCP है, दूसरे का नाम RPR है, तीसरे का नाम CPR है। तो इस चीज को मैं ज्यादा डीपली नहीं जाऊंगा क्योंकि आप ऑलरेडी इनको पहले डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि पहले दायरे का काम होता है सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसके अंदर स्कूल, बैंक, कॉलेज, प्राइवेट या जो गैर मुल्की अदारा जात होते हैं वो अगर इसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपनी रिक्वायरमेंट देते हैं तो ये सर्टिफाइड कर देता है, अदरवाइज ये सर्टिफाइड करता नहीं है। दूसरा दायरा IPR फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इनकम टैक्स का ये दायरा है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर पर्सन या कोई कंपनी को अदारा टैक्स देता है तो उसको चलने देता है या सर्टिफाइड करता है, वरना बगैर टैक्स दिए को पर्सन या कोई अदारा काम कर सकता नहीं है। ऐसे ही जैसे कि फाइलर नॉन फाइलर आपने सुना हुआ है। तो हमारे दायरे ने IPR दायरे की अगर बात करें तो टैक्स की मद में जैसा कि मैंने बताया कि 2002 से है तो 21 साल का तकरीबन इसको अरसा हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। 21 साल के अंदर टैक्स की मद में जो अब तक हमारा दायरा IPR दायरे को पैसे अदा कर चुका है उसकी एक ID के मुताबिक जो तादाद बनती है, जो फिगर आता है वो 10 अरब से शायद का लगता है। और जिसका ITN नेशनल टैक्स नंबर 145201-2 है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर वाहद ऐसा दायरा है जिसने बाकी तमाम अदारों से ज्यादा अब तक टैक्स अदा कर चुका है। यहाँ पे अदारा भी टैक्स देता है और इस दायरे के अंदर जितने पर्सन काम करते हैं वो भी टैक्स होल्डर्स हैं। ठीक है जी। अब कंपनी का काम जैसा कि कल आपने डिस्कस किया तो मैं शॉर्टकट डिस्कस करूंगा। कंपनी के बेसिकली 2 टारगेट्स हैं।
एक है बेरोजगारी का मसला राइट सर। और दूसरा जी बीमारी का। ठीक है जी। हाँ, इसके ऊपर कल आपका अच्छी खासी क्लास हुई और इसको आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अदारा कहता है अगर तो आपने ये चीज लेनी है तो जिस तरह सिंपल आप, क्योंकि दो तरीका कार हैं इसके हवाले से ना, एक को बोला जाता है हेल्थ केयर राइट सर। और दूसरा बोला जाता है हेल्थ क्योर। मतलब कि इसको बोला जाता है जी इलाज से पहले, यानी बीमार होने से पहले इलाज से बेहतर है, जिसको हम बोलते हैं जी एहतियात। ठीक है जी। ये बीमार होने के बाद इलाज, जो सुन्नत नबवी है वो है कि इलाज से बेहतर है एहतियात, हेल्थ केयर। राइट सर। ठीक है जी। इस तरीकाकार के ऊपर जो नीचे वाला तरीकाकार है, इसके लिए हमारे पास मेडिकल ऐप है, ऐसे ही बॉस। मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स। ठीक है जी। अब इससे क्या होता है, ये 200 साल पुराना तरीकाकार है जिसको कीमियाई तरीकाकार बोला जाता है। इसके अंदर केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है और एक तरफ से इंसान की बॉडी को फायदा होता है, दूसरी तरफ से उसी केमिकल का इंसान को साइड इफेक्ट होता है। इससे क्या होता है कि बंदे की एज लिमिट्स को या उसकी पेन को, शुद्धता को कम करके उसको थोड़ा दौरानिया बढ़ा दिया जाता है। जैसे किसी को अगर हार्ट का मसला बनता है तो वो उसको बाईपास करवा के राइट सर। उसकी एज को बड़ा बड़ा कर दिया जाता है, ऑपरेट करके। ऐसे ही है। हाँ, मतलब कि ये इलाज नहीं है, इसको आप फर्स्ट एड कह सकते हैं। मौजूदा वक्त की आप इसको जरूरत कह सकते हैं कि इसके बगैर भी गुजारा नहीं है, लेकिन शौक से आप मेडिकल स्टोर पर नहीं जा सकते। ठीक है जी। और जो ऊपर वाला तरीकाकार है हेल्थ केयर, ये तो ये है कि बीमार होने तक आप जाएं ही ना। जैसे जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अदारा है WHO, इसके मुताबिक कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर 100% लोग हैं, 100 में से 5 बंदे सेहतमंद हैं और 20 बंदे बीमार हैं और 75% की नहीं बीमार। तो पूरी दुनिया के अंदर 100% लोग हैं जिनमें से 5 बंदे सेहतमंद हैं, 20 बीमार हैं और 75 नहीं बीमार हैं। बीमार से मुराद ये नहीं है कि जिनको आप पैनाडोल डिस्प्रिन की गोली देंगे या 2 कंबल लेके सोएगा और सुबह ठीक हो जाएगा। बीमार से मुराद के लाइलाज हो चुके हैं, बड़ी बड़ी बीमारी का वो शिकार हो चुके हैं, जिनको डॉक्टर कहता है कि जाओ अब इनको ले जाओ, जितनी सेवा कर सकते कर लो। लेकिन ये 100 में से हर रोज 20 बंदे बीमारियों की वजह से दुनिया से जा रहे हैं, जिनका दूसरे लफ्जों में वीजा, कामा, कफालतें हर शय रुकी हुई है और इजराइल त्यारा ले गया लेकिन चल सोनिया चलिए। समझ आ रही है? ये कितने हैं 100 में से 20। अब जो 75% नहीं बीमार हैं, इनसे मुराद ये है ये ना तो सेहतमंद है और ना ही ये पूरी तरह बीमार है, राइट सर। लेकिन आस्ता आस्ता ये बीमारी की तरफ सर्वाइव कर रहे हैं। क्योंकि WHO का कहना है कि ये जितनी भी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, जैसे शुगर है, जैसे फॉलेज है, या जैसे ही ये अपना हार्ट का प्रॉब्लम आता है, ये कहते अचानक से नहीं होता, बल्कि इन बीमारियों को बड़ा होने में अपना पूरा रोग जमाने में कम से कम 10 साल, 12 साल, 15 साल का अरसा लग जाता है। राइट सर। क्या बंदा 10-12 साल गंदी खुराकें खाता है और अपनी खुराक ठीक ना करके, एक्सरसाइज ना करके अपनी सेहत की केयर नहीं करता, तो वो फिर बड़ी बीमारियों का शिकार होता है। राइट सर। तो ये अचानक से होता नहीं है। तो ये निशानियां इनकी होती हैं। ये 75% जो लोग होते हैं इनकी क्या होती हैं? निशानियां। लगे सर में दर्द का होना, बंदा नहीं बीमार है। हेयर फॉलिंग होना, बालों का गिरना, जिंक की कमी है, बंदा नहीं बीमार है। ब्लड सर्कुलेशन का प्रॉपर काम न करना, हाथों का सो जाना, राइट सर। बंदा नहीं बीमार। तुरीदी निजाम, जिसकी तुरीदी निजाम का डिस्टर्ब रहना, बंदा नहीं बीमार है। ज्यादा गुस्से का आना, हाँ वो हम कहते हैं कि शायद बदमाशी होती है, वो बंदा बीमार होता है। ऐसा ही बोल। भूल जाने की आदत का पड़ जाना, याददाश्त जिसको बोलते हैं कमजोर हो जाना, राइट सर। सीखने की सलाहियत का कम हो जाना, अपनी एज और कद के लिहाज से वजन का बढ़ जाना या कम हो जाना, राइट सर। इन दोनों सूरत में क्या है? नहीं बीमार। बंदा नहीं बीमार है। और मेरे ख्याल में इनमें से कोई भी निशानी हमारे अंदर नहीं है। कम नजर आना, राइट सर। धुंधला नजर आना,
तो ये सारी की सारी क्या है? नी बीमारी की अलामत है। और आप में से किसी को भी नहीं है इंतजार करिए फिर इजराइल का टाइमों टाइम इलाज करिए। अगर इंतजार करोगे तो फिर 10 लाख 20 लाख 30 लाख 50 लाख तो गारंटी कौन ही अगले डॉक्टर के ना लिखा लेते हैं। जिस तरह मोबाइल वाला कहता है चेकिंग के दौरान मोबाइल खराब हो गया तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। इसी तरह डॉक्टर भी कहता है अगर चेकिंग के दौरान बंदा डिस्टर्ब हो गया हमारी कोई जिम्मेदारी लेके दे। समझ आ रही है? और जो मेरा अदारा है वो काम कर रहा है हेल्थ केयर के ऊपर। इसको रेस कीजिएगा। वो किसके ऊपर काम कर रहा है? हेल्थ केयर के ऊपर। और ये तरीकाकार आज से 5000 साल पुराना तरीकाकार नेचुरल हर्बल कुदरती जड़ी बूटियों से जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता था उसी तरीकाकार को प्रिवेंट किया गया है और जिसको न्यू नाम दिया गया है चाइना के अंदर चाइनीज ने TCM। TCM मींस ट्रेडिशनल चाइनीज मेथड। इस तरीकाकार से क्या होता है कि न्यू बायो कटिंग एज का इस्तेमाल करके नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके पुराने तरीकाकार को प्रिवेंट किया गया है और पुराने तरीकाकार को प्रिवेंट करके इंसानी सेहत के लिए फूड सप्लीमेंट्स को बनाया गया है, हेल्थ डिवाइसेस को बनाया गया है जिसका इस्तेमाल करके आप खुद को नी बीमारी से निकाल लेते हैं, अपनी फैमिली को निकाल लेते हैं और आप अपने इर्द गिर्द जो माशरे वाले लोग हैं उन तमाम को बीमार होने से बचा सकते हैं। ध्यान तक क्लियर है? अगर तो आपने लेनी है सेहत, जैसा कि अक्सर लोग हमारे पास आते हैं वो न्यूट्रिशनिस्ट को चेक करवाते हैं और जो बॉडी ऑर्गन्स को जिस सप्लीमेंट की नीड्स होती है वो लेते हैं और घर चले जाते हैं। राइट सर। एक थे हाले है वाला लेकिन जैसा कि आप ऐसे बेहतर लोगों ने बोला कि पैसे बाद से पहले सेहत। अगर तो आपने सिर्फ लेनी हो सिंपल सेहत तो जो आपकी बॉडी के लिए आपको कैल्शियम की नीड है, जिंक की नीड है, टी की नीड है, आपने वो चीज ली बात हो गई खत्म। लेकिन आप चाहते नहीं कि मुझे तो सारा रोजगार भी चाहिए। राइट सर। वो जो आप बिजनेस कह रहे थे वो वाली पटरी कहाँ पे गई? राइट सर। जो आप 3 दिन से कह रहे हैं कि आप 2 साल के अंदर यहाँ कमाने वाले इस लेवल तक पहुंच जाएंगे वो सब कितने गया? तो वो दूसरा जो एक हमने ये बीमारी वाला कंसेप्ट भी पढ़ा और दूसरा था रोजगार वाला। रोजगार के लिए जो हमारे